हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, वर्तमान में एक महामारी चल रही है, कोरोना वायरस। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। बस वो किसी शायर ने कहा, वो किसी शायर ने कहा कि न गिला करता हूं न शिकवा करता हूं, बस तुम सलामत रहो यही दुआ करता हूं। तो आप सलामत रहिए, मैं बस यही दुआ करता हूं। और इसी के साथ आज हमारा टॉपिक रहेगा, पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक लेके आए जिसका नाम है मौलिक अधिकार। आज हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मौलिक अधिकार। आपको टेंशन नहीं लेनी, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेंगे। एकदम शानदार टॉपिक है, जीसा टॉपिक है, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। बस आप तो वर्तमान में हमारी वो जो क्लासेस चल रही हैं वो लगातार देखते रहिए। देखो, मौलिक अधिकार, अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो सबसे पहले इसकी मांग कब की गई? दूसरा नाम इसे मैं मूल अधिकार भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? मूल अधिकार भी बोल सकता हूं। मूल अधिकार, इसका नॉलेज होना हमें अति आवश्यक है। रियल लाइफ के अंदर इसका नॉलेज होना अति आवश्यक है, क्योंकि संविधान ने हमें ये चीज दी है, तो हमें इसका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। देखो, सबसे पहले इसे मूल अधिकार के नाम से बोला गया था, मूल अधिकार। अब देखो, सबसे पहले इसकी मांग की गई थी। मांग 1931 के अंदर, 1931 के अंदर एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन। इसके अंदर कांग्रेस घोषणा पत्र के अंदर इसकी मांग की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी मांग की थी। सबसे पहले मांग किसने की? पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस अधिवेशन के, कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता कर रहे थे पटेल। क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पटेल कर रहे थे। तो सबसे पहले मांग की कि भाई हमें मूल अधिकार चाहिए संविधान के अंदर। तो 1931 के अंदर कराची अधिवेशन के अंदर और कांग्रेस अधिवेशन के अंदर इसकी मांग की गई थी। और मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वो क्या रहते हैं? इसके अध्यक्ष रहते हैं। अगर हम बात करें इसका प्रारूप तैयार करने वाला व्यक्ति, मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रारूप तैयार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया? प्रारूप तैयार किया। मरते दम तक नहीं भूलोगे। बस एक मिनट आप ध्यान से सुन लो, मतलब मिनटा में याद हो जाएगा, ऐसा टॉपिक है ये। ठीक है, प्रारूप तैयार करने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तो थी इसकी मांग करने की, मतलब मांग 1931 के अंदर की गई। कांग्रेस अधिवेशन में इसकी मांग की गई और अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सबसे पहले मांग कौन करते हैं? ये पटेल करते हैं। और ये इसकी क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। और प्रारूप तैयार करने वाला व्यक्ति की बात करें तो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखो आगे, साथ साथ लिखते जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम बात करते हैं संविधान के अंदर इनकी। अब बात करते हैं संविधान के अंदर। देखो, मौलिक अधिकार, संविधान के भाग नंबर 3 अक्षर है, मौलिक अधिकार। हम बात करें तो संविधान के भाग नंबर 3 में, भाग नंबर 3 के अंतर्गत क्या है? मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग नंबर 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद, तो 12 से 35 तक अनुच्छेद के अंतर्गत है। भाग नंबर 3 अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक। अब देखो, हर चीज कहीं से कहीं ली हुई है, तो ये मौलिक अधिकार 2 तरीके याद करने के। ऐसे अमेरिका से लिए गए हैं,
कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। अब दूसरा तरीका है कि वर्तमान में विश्व पर किसका अधिकार है? अमेरिका का। सबसे शक्तिशाली देश है ना अमेरिका। तो ऐसे दो तरीके याद करने के। अमेरिका से लिए गए, भाग नंबर संविधान के 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब देखो भाग नंबर 3 को, भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 को अधिकार पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र कहा जाता है, क्योंकि ये भाई हमें क्या देता है? अधिकार देता है। तो इसे क्या कहा जाता है? भाग नंबर 3 को अधिकार पत्र कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? मूल अधिकारों का जन्मदाता। मूल अधिकारों का जन्मदाता। भाग नंबर 3 को क्या कहा जाता है? भाग नंबर 3 को अधिकार पत्र कहा जाता है, या इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी भाग नंबर 3 को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। क्या हो सकता है? संशोधन। जब राष्ट्रीय मतलब जब देश, एक ही बात है राष्ट्रीय, जब देश आपात की स्थिति में हो, आपात की स्थिति में हो, जब देश आपात की स्थिति में हो तो अनुच्छेद 352 के तहत रहता है आपात लागू। जब देश आपात की स्थिति में हो उस समय एक तो जीवन, दूसरा स्वतंत्रता, इन दो अधिकारों को छोड़कर बाकी के अधिकारों पर रोक लग सकती है, मतलब उन पर रोक लगाई जा सके। जैसे वर्तमान में देश महामारी से जूझ रहा है, देश ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है, तो हमारे मौलिक अधिकारों पर रोक लगी हुई है। हम सार्वजनिक स्थान है जैसे मंदिर, मस्जिद, होटल, इनमें नहीं जा सकते ना। तो उसी प्रकार से जब देश या राष्ट्र आपात की स्थिति में हो उस समय मौलिक अधिकारों का में इसमें संशोधन भी किया जा सकता है या इस पर रोक लगाई जा सकती है। अब देखो आगे, साथ साथ लिखते जाए तो। अब देखो हमें अधिकार कितने दिए गए हैं? 7, लेकिन एक अधिकार हटा दिया गया। सर कौन सा अधिकार हटा दिया? संपत्ति का अधिकार। बताऊंगा कैसे हटाया, कैसे नहीं हटाया। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। देखो 7 अधिकार दिए गए थे मूल संविधान के अंदर। 7 अधिकार दिए थे हमें मूल संविधान के अंदर। 7 अधिकार दिए गए थे। कितने? 7। और लेकिन एक अधिकार हटाया था हमारा। कौन सा अधिकार हटाया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। देखो कैसे हटाया। देखो जिस प्रकार से संपत्ति, अगर मान लो कि संपत्ति एक जगह इकट्ठे होने लग जाए तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को अब देखो संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 में है। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 19 क को अनुच्छेद 31 एवं 19 क को संविधान के अनुच्छेद 300 ए में जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 300 ए में जोड़ दिया गया और वहां पर इसे एक क्या बनाया गया? कानूनी रूप दे दिया गया। कानूनी रूप दिया गया। फिर से देखो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अगर संपत्ति के अधिकार का उल्लेख की बात करूं मैं तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में 31 एवं 19 ए को 19 क को अनुच्छेद 300 ए में जोड़ा गया और कानूनी रूप दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो संशोधन हुआ था 1944 संविधान संशोधन 1978 में
और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे संविधान के अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया और उसे वहां पर कानूनी रूप दिया गया। आगे देखो, अब देखो कितने अधिकार दिए गए हैं हमें? 6। एक अधिकार हमने पहले हटा दिया, 7 दिए गए थे मूल संविधान के अंदर, लेकिन एक संपत्ति का भार हो चुका है, संविधान में दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, तो वर्तमान में कितने बचे? 6। अब देखो 1 2 6, इनकी कोई मैं एक नॉर्मल सी ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं, किताबों से इसका कोई लेन देन नहीं है। देखो 6 हमें मौलिक अधिकार दिए गए। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक अनुच्छेद है। अब देखो ये सह लिखो, इसे आधा कर लो, ठीक, नीचे भी यही सह लिखो, इस पर बिंदी और इस पर बिंदी, बीच में शोध करना है, सो आलू हो गए हमारे अधिकार। अब देखो सह से समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। आदर्श से स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक अधिकार, धार्मिक अधिकार। अब देखो यहां पर आप एक संकरवाड़ा से भी ले सकते हो, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। अब देखो सबसे लास्ट में उपचार करवाते हैं तो संवैधानिक, इस तरह से बनेगा संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकार। अब देखो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक क्षेत्र में अधिकार और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम बात करते हैं इसमें अनुच्छेद की, किस चीज की बात करेंगे अब इसमें? अनुच्छेद की। अब देखो मैं अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 है। अब देखो ये मैन शुरू होते हैं 14 से 35 तक। अब देखो अनुच्छेद 12 और 13, 12 के अंदर क्या है? 12 के अंदर उल्लेख किया गया कि एक राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13 में क्या है? न्यायिक पूर्वावलोकन से संबंधित है, न्यायिक पुनर्वालोकन से संबंधित है 13 के अंदर। और मैन शुरू होते हैं अधिकार 14 से 35 तक। अब देखो इसे मिटाता हूं। अब देखो इसके अंदर देखो इसके अंदर 5 4 2 4 2 4, ये लो 5 4 2 4 2 4, ये इसके अंदर क्या है? अनुच्छेद है। थोड़ा हार्ड है पर याद हो जाएगा बार बार देखोगे तो। वो क्या है? अच्छी किताबें जल्दी से समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि वो किताबें अच्छी होती हैं, इसलिए वो जल्दी से समझ में नहीं आती। तो इसे बार बार रिवाज करो तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ये ट्रिक है नॉर्मल से, वैसे ट्रिकों से क्या दिमाग अवरुद्ध होता है। देखो 5 इसके अंदर 5 है, 5 4 2 4 2 4। अब देखो मैंने पहले बोल दिया कि मैन शुरू होते हैं 14 से 35 तक। अब देखो इसके अंदर 5 करने हैं, तो एक तो 14 खुद हो गया, 14 15 16 17 18, 14 से 19 मत कर देना, तो 14 से 18। अब 18 एक खुद हो गया, 19 से काउंट करना है, तो 19 हो गया। करने कितने? 4, 19 20 21 22, तो 19 से
22। अब देखो 23 हो गई। अब इसमें 4 जोड़ने तो ये 24 तो खुद हो गया, 25 से काउंट करेंगे, 25, 26, 27, 28, 25 से 28, अब 2 करने 29, 30। अब समस्या यहाँ आती है, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में, तो हम 31 को तो काउंट नहीं करेंगे। अब देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में ओनली, यहाँ पर मैं एक भी ले सकता हूँ, ये तो बस एक याद करने के लिए बताया था। 4, 33, 34, 35 सैन्य अधिकार है, यहाँ पर मैं एक भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं 4 भी, तो ये मतलब याद करने के लिए बताएं। तो हमें काउंट कहां से करना है? 32 से करना है। 32, 33, 34, 35, 32 से 35, ये 3 सैन्य अधिकार है और इसका संवैधानिक उपचारों का उल्लेख ओनली 32 में ही है। अनुच्छेद 32 में 31 को हम पहले हटा चुके हैं, जो संपत्ति का अधिकार था। एक बार फिर से देखो, समानता का अधिकार अनुच्छेद 5 है, स्वतंत्रता का 4 है, शोषण के विरुद्ध 2 है, और धार्मिक की बात करें तो 4 है, और शिक्षा व संस्कृति की बात करूं तो 2 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। वैसे यहाँ पर 4 ले सकता हूं आपकी सुविधा के लिए, और लेकिन इसका उल्लेख तो ओनली 32 के अंतर्गत है। अब देखो आगे, आज हम एक ही पार्ट का अध्ययन करेंगे। यहां पर लिखता हूं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, अनुच्छेद कितने थे सर? 5। अब देखो ये लो, 14 से शुरू है अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 और 18। अब देखो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अब देखो समानता लानी हमें हर चीज में समान करना है। पहले हमें अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या है? देखो अनुच्छेद 14 में लिखा है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानूनों में समानता। विधि का मतलब क्या होता है? कानूनों में समानता। सबसे पहले हमें कानून में समानता दी गई है, मतलब कोई भी राज्य सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाएगा और सभी पर समान रूप से लागू होंगे। सभी पर समान रूप से लागू होंगे। ये तो लिखा गया है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कि विधि के समक्ष समानता, और इसका डिटेल से देखें तो मतलब कोई भी राज्य सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाएगा और सभी पर समान रूप से लागू होंगे। फिर देखो अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया है? धर्म, जाति, वंश, मूल स्थान, धर्म, जाति, मूल स्थान, इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें कोई भेदभाव मतलब किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म है, जाति है, मूल है, वंश है, इसमें किसी प्रकार का कोई लिंग है, लिंग का मतलब स्त्री और पुरुष, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं इसकी आपको पूरी डिटेल से बताता हूं। अगर आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपसे ये पूछा जाएगा सीधा कि मतलब समानता अधिकार अनुच्छेद
कहां से कहां तक है, या इसके अंदर ये 14 के अंदर क्या, लेकिन इसकी थोड़ी डिटेल से बताता हूं। देखो इसके अंदर ये है, देखो धर्म, जाति, वंश, मूल स्थान, लिंग। अब देखो इसके अंदर अनुच्छेद 15 1 2 3 4 5 भाग है। अनुच्छेद 15 1, अनुच्छेद 15 2, अनुच्छेद 15 3, अनुच्छेद 15 4, अनुच्छेद 15 5। अब देखो ये दो के अंदर तो ये सेम बात है, लेकिन ये तीन फिर इसके क्या है, अपवाद है। सर कैसे हैं? देखो 15 1 में क्या लिखा गया कि धर्म, जाति, वंश, मूल, मतलब इसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये 15 1 में साफ साफ लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अब देखो 15 2 क्या बोलता है, थोड़ा सा चेंज करता है। ये बोलता है कि बाहरी लोगों के साथ, बाहरी लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। ये क्या बोलता है कि बाहरी लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। ये 15 2 बोलता है। अब देखो 15 3 क्या बोलता है, 15 3 बोलता है कि स्त्रियों के लिए, क्या, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए कोई राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे महिला विकास, जैसे महिला विकास कल्याण योजना है, बाल विकास कल्याण योजना है, इस प्रकार की जो भी विकास कल्याण योजना उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये बात 15 3 में लिखी गई है। अब 15 4 के क्या कहता है वो देखो। 15 4 क्या बोलता है, प्राइवेट क्षेत्र होते हैं, उसमें SC ST, मतलब SC ST के अंतर्गत जो भी जातियां आती है ना, उसके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। आरक्षण का, देखो बात तो हम समानता ही कर रहे हैं ना, तो भाई इसको मतलब समान थोड़ा आरक्षण देकर समान, मतलब समानता लेनी है तो समाज के अंदर, तो आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अब 15 5 क्या बोलता है, 15 5 बोलता है कि निजी जो भी क्षेत्र है, निजी शिक्षण संस्था है, उसमें प्रवेश से संबंधित है, छात्रों के प्रवेश से संबंधित निजी शिक्षण जो भी संस्था उसमें छात्रों के लिए प्रवेश से संबंधित है। ये बोलता है 15 5। अब देखो 16 में क्या उल्लेख कि लोक नियोजनों के अवसरों में समानता, लोक नियोजन के अवसरों में समानता, अवसरों में समानता, लोक नियोजन के अवसरों में समानता। अब देखो लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियों में समानता। इसका मतलब क्या होता है, सरकारी नौकरियों में समानता, सरकारी नौकरियों में, इसका मतलब है कि सरकारी नौकरियों में समानता। इसके अंदर भी यही है, 16 1 2 3 4 5। फर्स्ट 1 और 2 के अंदर तो ये बात सेम लिखी गई है कि मतलब भाई कोई भी राज्य 16 1 में लिखा गया कि कोई भी राज्य नियुक्ति समान अवसर पर देगा। कोई भी राज्य नियुक्ति समान अवसर पर देगा। कोई भी राज्य नियुक्ति क्या करेगा, समान अवसर पर देगा। 16 1 के अंदर लिखा गया। अब 16 2 क्या कहता है कि धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। नियुक्ति देने के समय धर्म, जाति, मूल, वंश, इनके आधार पर कोई राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ये तो 16 1 में नियुक्ति मतलब समान अवसर पर देगा। और 2 क्या बोलता है, 2 बोलता है कि धर्म, जाति, मूल, वंश, इनके आधार पर नियुक्ति देते समय कोई भी राज्य क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। अब 3 क्या बोलता है, 3 देखो, 3 क्या बोलता है, 3 बोलता है कि कुछ राज्य ये नियम बना सकते हैं। 3 बोलता है कि कुछ राज्य ये नियम बना सकते हैं कि हमारे लोग लगे। जैसे
राजस्थान में कोई वैकेंसी आई, जैसे राजस्थान में राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई, पुलिस की, अब राज्य सरकार ये नियम बना सकती है कि राजस्थान के लोग ही लगेंगे, क्योंकि अब राजस्थान में अगर पुलिस की वैकेंसी है तो हरियाणा के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, पंजाब के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों को यह ऐसा दी गई है कि उस मतलब ये राज्य नियम बना सकते हैं कि हमारे लोग लगेंगे। जो पिछड़े राज्य होते हैं ना वो ऐसे नियम बनाते हैं, जैसे हिमाचल है, एचपी से दर्शा रहा हूं, हिमाचल है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मणिपुर, त्रिपुरा और मणिपुर ये राज्य ये नियम बना सकते हैं कि हमारे लोग लगेंगे। 3 क्या बोलता है कि कुछ राज्य ये नियम बना सकते हैं कि हमारे लोग लगेंगे। ये मतलब जो पिछड़े राज्य होते हैं ना ऐसे लोग बना सकते हैं, क्योंकि इनको आरक्षण देकर इन लोगों को क्या लेनी है, हमारे तो समाज के अंदर समानता लेनी है, तो समान रूप से इसको किया जाता है। अब देखो 16(5)(4) क्या बोलता है और 16(5)। 16(4) क्या बोलता है कि कोई भी वर्ग या समाज मान लो, कोई पिछड़ा समाज, अगर कोई पिछड़ा समाज है उसे आरक्षण का मतलब उसे आरक्षण दे सकता है। कोई पिछड़ा व्यक्ति तो नहीं बोल सकते, यहाँ पर समाज बोल सकते हैं, आरक्षण की प्रावधान कर सकता है। कोई राज्य अगर कोई राज्य के अंदर कोई समाज पिछड़ा है तो उसे आरक्षण देकर आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। इसका उल्लेख है 16(4) के अंदर, आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। इसका उल्लेख किसमें है? 16(4) में। अब देखो 16(5) क्या बोलता है। अब 16(5) के अंतर्गत क्या लिखा गया है, देखो जिस प्रकार से चर्च होते हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें होती हैं, उसके अंदर एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जैसे बड़ी मस्जिदों के अंदर एक अधिकारी होता है जिसे मौलवी कहते हैं। हमें तो उस चीज का नॉलेज है नहीं, तो हम ये 16(5) क्या बोलता है, ये बोलता है कि धर्म के आधार पर, क्या बोलता है, धर्म के आधार पर विभेद बोल सकता, मतलब विभेद का अधिकार देता है, विभेद का अनुमति देता है या अधिकार देता है, अधिकार देता है या अनुमति देता है, अनुमति देता है। अगर मदरसे के अंदर कोई अधिकारी की जरूरी तो हम वहां पर उस चीज का हमें नॉलेज तो है नहीं, तो उस पर उस समाज का हो सकता है। मतलब मदरसे के अंदर किसी चीज की, मदरसे जैसे चर्च है, गुरुद्वारा, अगर उसके अंदर उस मतलब वो चीज है, वो व्यक्ति, तो उस मतलब ये क्या बोलता है कि धर्म के आधार पर कि मतलब वो व्यक्ति उसी धर्म का होना चाहिए। तो ये 16(5) क्या बोलता है, धर्म के आधार पर विभेद की अनुमति या अधिकार देता है। अब देखो 17 के क्या है, 17 और 18 ए और ओ वाले ऐसे अस्पृश्यता का अंत मतलब दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, छुआछूत का अंत। समाज में मतलब छुआछूत मतलब पहले करते थे, वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन ये इसका उल्लेख है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। मतलब बहुत बार 17 और 18 ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब किस उल्लेख छुआछूत का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो 17 में है। मतलब छुआछूत का अंत है या अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। देखो उससे क्या मतलब उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। कुछ लोग क्या है उपाधि लगाकर मतलब समाज में ऊंच नीच फैलाते हैं। उपाधि लगाने का बस दो को अधिकार दिया गया, एक तो सेना और दूसरा शिक्षा। सेना और शिक्षा इन दो को ही अधिकार है उपाधि लगाने का। इसके अंतर्गत भी 1 2 3 4 5 इस मतलब 18(1) है, 18(2) है, 18(3) है, 18(4), 18(5) ऐसे हैं। लेकिन बता देता हूं डिटेल, देखो मतलब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति और विदेश में रह रहा है, अगर उसे कोई सम्मान मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, उसे कोई पुरस्कार मिल रहा है, तो साफ संविधान के अंतर्गत लिखा गया है कि वो राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेगा।
अगर अनुमति ले ले तो अच्छी बात है, अगर न भी अनुमति ले तो चलता, लेकिन संसद इस पर कोई कानून बना सकती है। संसद इस पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है और उसे दंडित कर देती है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई पुरस्कार मिले तो वो ये लिखा गया कि राष्ट्रपति से क्या मांगे? राष्ट्रपति से अनुमति ले, राष्ट्रपति से अनुमति ले। ये थे दोस्तों हमारा समानता का अधिकार। एक बार फिर से देख लो, विधि के समक्ष समानता, पहले हमें समानता किसमें दी है? कानून में, फिर धर्म जाति मूल्य में से कोई विभेद नहीं करेगा, फिर नौकरियों में समानता की बात की गई है, फिर छुआछूत का अंत किया गया है, फिर उपाधियों का अंत, और छूट किसको मिली है? सेना और शिक्षा को। और मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से किसी विदेश से कोई पुरस्कार मिल रहा है तो वो किससे? राष्ट्रपति से उसे अनुमति लेनी क्या है? जरूरी है। अब देखो, भारत सरकार और सेना द्वारा, भारत सरकार और सेना द्वारा जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे भारत सरकार द्वारा भारत रत्न है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, ये मतलब सरकार द्वारा और सेना द्वारा जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं ना, वो अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। ध्यान में रहे, ये बात ध्यान रखना। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करना कि गुरुजी ने हाल ही कर दिया। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगला पार्ट। समानता का अधिकार आज कंप्लीट हो गया। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रिपीट कर लेना। और दोस्तों आपको पता ही है, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।